हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको 8th नंबर चैप्टर तक जो है इस बुक को पूरा कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर नंबर 8 तक अपनों ने उसका पूरा रिवीजन भी कर लिया था और इसका थ्योरी पोर्शन भी, राइट। तो अब अपने दोस्तों 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी पोर्शन उसका, राइट। और दोस्तों इसके हर एक चैप्टर जो अपनों ने कंप्लीट किया उसके बाद उसका मैंने कंसोलिडेटेड वीडियो भी, रिवीजन का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। प्लेलिस्ट में जाके आप दोस्तों देख सकते हो, प्लेलिस्ट है चैनल पे FR फाइनेंशियल रेगुलेशंस के नाम से, राइट। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और दोस्तों आज अपने जो हैं MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में तो यही चीज़ें पूछी जाएगी, राइट। तो इनकी दोस्तों पहले से हमारी तैयारी होगी और पहले से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके चले जाएंगे, तो एग्जामिनेशन में बैठने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों ये सारी चीज़ PDF जो है आपको PDF SAS एग्ज़ाम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नीचे सारी PDF मिल जाएगी। एक तो है दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम, ये एक चैनल है, ठीक है। एक दोस्तों आप PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगाओगे, राइट, तो आपको एक ग्रुप में मिल जाएगा सेम, और दोनों का दोस्तों लोगो जो है वो सेम है, ठीक है, ब्लैक से रंग का होगा। बाकी किसी को नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। तो PDF SAS एग्ज़ाम एक तो चैनल है, एक हमारा PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगा दोगे तो ग्रुप भी है। ग्रुप के अंदर दोस्तों आप एक दूसरे से क्या है कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। तो ये हुआ दोस्तों PDF के बारे में, राइट। तो चलिए आज की बातें स्टार्ट करते हैं। अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस है दोस्तों, पार्ट 1 जो है और वॉल्यूम 1 जो है, राइट। और डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस जो है हमारे, ये जो बुक है डिफेंस सर्विसेज के से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमारी बताती है, राइट। दोस्तों 2 प्रकार की किताबें हैं हमारे सिलेबस में। एक तो है जो यूनिवर्सल है, सभी पे लागू होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल मिनिस्ट्रीज़ पे लागू होती है। एक दोस्तों कुछ किताबें हैं जो ओनली किस पे, डिफेंस सर्विसेज की है, राइट। उनके डिपार्टमेंट की दोस्तों अलग उनके फाइनेंस के रूल्स होंगे, राइट। लेकिन ये दोस्तों डिफेंस सर्विसेज की है, मतलब डिफेंस सर्विसेज के अंदर कैसे कैसे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होगी उसके बारे में ये किताब जो है पूरा ब्यौरा देगी हमें, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, आगे दे दिए कुछ ऑप्शन, राइट। फाइनेंशियल रेगुलेशंस दोस्तों क्या बता दिया, आर एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, राइट, सही बात है एकदम। मेनली डिस्क्राइब फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़ अंडर दैम। और दोस्तों क्या डिस्क्राइब करते हैं ये फाइनेंशियल पावर्स को और रेस्पॉन्सिबिलिटी को, किसकी, डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनके अंदर में, राइट। तो दोस्तों आज लगभग 10 सवाल अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन और आपको ये सवाल खुद से अटैम्प्ट करने हैं। तो क्या है, इसका रिवाइज़ आप प्रीवियस वीडियो जाके चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो है वो जाके देख सकते हो, राइट, जिसके अंदर डेफिनेशन वाला पार्ट था। तो लगभग सवाल जो है वहीं से उठाए गए हैं, राइट। तो उसको दोस्तों आप देख लोगे तो ये अटैम्प्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो दूसरी बात भी सही है, डिस्क्राइब करती है फाइनेंशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिफरेंट अथॉरिटी को जो उनके नीचे काम करती है। तीसरा दोस्तों, ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द डेलीगेशन एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़। और दोस्तों इन क्या ले डाउन करती है, प्रोसीजर को, राइट, किसके लिए, फॉर डेलीगेशन एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़, राइट। दोस्तों सारी बातें मुझे सही लग रही है और मुझे ऑल ऑफ द अबव लग रहा है, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, D नंबर आ जाएगा। और दोस्तों इसकी अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो ये रूल नंबर 1 में जाके जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, D आ जाएगा और रूल नंबर 1। अगला चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट चार्ज एक्सपेंडिचर, राइट। तो दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर, एक होता है दोस्तों चार्ज एक्सपेंडिचर, राइट। बहुत बातें करी है चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में, तो दोबारा सुनिए दोस्तों, चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो मैंडेटरी है, जो आपको दोस्तों क्या है उसको करना ही है, येस और नो। तो दोस्तों उसको क्या है आपको करना ही है, उस पर पार्लियामेंट जो क्या है वोटिंग नहीं कर सकती, राइट। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले देखिए, इट्स ट्रू, सही स्टेटमेंट पूछनी, इट डज नॉट रिक्वायर सबमिशन फॉर वोट बाय द पार्लियामेंट, राइट। कि भाई इसके ऊपर क्या पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती, तो एकदम सही बात है, राइट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है वो क्या चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो उस पर पार्लियामेंट वोट करके उसकी सैलरी नहीं काट सकती उनकी, राइट। तो 1 नंबर सही बात है एकदम। इट इज़ पेमेंट मेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ जजमेंट डिग्री ऑफ कोर्ट्स और अवार्ड्स बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
ठीक है। तो ये बात भी दोस्तों सही है, कोई भी ट्रिब्यूनल्स जो हैं, कोई भी जजमेंट अगर आ जाए और किसी के फेवर में आपको पेमेंट करना पड़ जाए किसी पार्टी को, तो वो क्या है दोस्तों, वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसमें कोई पार्लियामेंट वोटिंग करके उसमें कटिंग नहीं कर सकती, राइट। तो ये भी सही बात है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन उठा लिया, ठीक है, तो उसकी रीपेमेंट करनी है, तो ये उस पर क्या पार्लियामेंट वोटिंग करेगी, वो भी एक प्रकार से क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वो दोस्तों भारित एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या है दोस्तों, भारित है, ठीक है। तो ये तो मुझे तीनों ही सही लग रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों ऑल करेक्ट रूल नंबर 2 के हिसाब से, राइट। दोस्तों ये देखिए एमसीक्यू भी तैयार हो रहे हैं और हमारा क्या है, रिवीजन भी एक बार और हो रहा है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपनसेंट्री अलाउंस। दोस्तों कंपनसेंट्री अलाउंस की बात करता है ये, राइट। और अगर डेफिनेशन दोस्तों हिस्सों से सवाल पूछे जाएगा, अगर डेफिनेशन हिस्से से सवाल पूछा जाएगा जो रूल नंबर 2 है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी के अंदर, तो मुझे लगता है अगर वहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो ये सवाल जो है 100% जो है एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होने वाला है, राइट। क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है और इसके अंदर क्या है, रूल के अंदर ही क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ऐसे सवालों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है जिनके अंदर रूल के अंदर रूल दे दिया, उसके जस्ट नीचे उसका कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया, राइट। तो दोस्तों कंपनसेंट्री अलाउंस कौन सा है, इसके लिए आपको कंपनसेंट्री अलाउंस की क्या है डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं आती तो आप ये सवाल अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपनसेंट्री अलाउंस क्या है, मीन्स एन अलाउंस, एक प्रकार का अलाउंस है दोस्तों। अलाउंस तो आपको पता होगा, हाउस रेंट अलाउंस मतलब पैसे की बात है कुल मिला के, ठीक है। ऐसा अलाउंस है ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेटेड बाय द स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ड्यूटी इज़ परफॉर्म्ड। दोस्तों ड्यूटी परफॉर्म करी है, राइट, कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, तब आपको ज़रूरत पड़ी है अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो अलाउंस आपको ग्रांट किया जाएगा उसको कंपनसेंट्री अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश ऐसे चलती है, हिंदी दोस्तों इंग्लिश की जस्ट उल्टी होती है, यहाँ से आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा, राइट। ऐसा अलाउंस है जो किसी पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरत पड़ती है जब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई ड्यूटी परफॉर्म करता है तो, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों यहाँ से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस तो इंक्लूड करता है बट डज नॉट इंक्लूड, क्या करता है दोस्तों, कौन सा इन अलाउंस इंक्लूड नहीं करता, ए सम्पचुअरी अलाउंस नॉर ऑफ अ फ्री पैसेज बाय सी और एयर टू और फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, राइट। दोस्तों ये क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस तो क्या है, अलाउ करता है, इंक्लूड करता है, लेकिन सम्पचुअरी अलाउंस और कौन सा अलाउंस, फ्री पैसेज। फ्री पैसेज का मतलब है रास्ता किससे, सी से या एयर से, टू और फ्रॉम या तो यहाँ से या वहाँ से, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर के प्लेसेस का, राइट। सम्पचुअरी अलाउंस दोस्तों एक प्रकार की हॉस्पिटैलिटी ग्रांट होती है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, सम्पचुअरी अलाउंस, राइट। फ्री पैसेज का आपको समझ में आई गया कि भी आने जाने का आउटसाइड इंडिया जो है वो ये इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। ट्रैवलिंग अलाउंस तो करेगा लेकिन इंडिया के बाहर से कोई आना जाना होगा, भले सी से हो एयर से हो, उसको क्या है इंक्लूड नहीं करेगा, ये सॉर्ट हो। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका दोस्तों आंसर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपनसेंट्री अलाउंस, तो बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, सम्पचुअरी अलाउंस नहीं होगा। ग्रांट ऑफ फ्री पैसेज बाय सी और टू और फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये भी गलत हो गया, बी और सी, और डी तो नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आंसर हमें मिल गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए नंबर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। रूल नंबर 2 में है ये भी। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। अब दोस्तों मैंने आंसर इसके क्या है छुपा दिए हैं सारे, आगे ऐसे ही करूँगा मैं, तो आप वीडियो को पॉज करके क्या है इसका खुद से भी जवाब क्या है अपने आप सोच सकते हो, राइट। अपने आप सोच के फिर बाद में प्ले कर दोगे तो आप किसका आंसर आप मैच भी कर सकते हो, राइट। तो इससे क्या है दोस्तों, आपका भी क्या है एक बार खुद से एनालिसिस हो जाएगा कि हमें कितना याद है, हमें कितनी पढ़ाई अच्छी हमारी चल रही है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड चीज़ पूछी गई है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेक्ट स्टेटमेंट आपको जानने से पहले ये पता होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है, राइट। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो फंड हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, कंसोलिडेटेड,
कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दोस्तों तीनों क्या है, आर्टिकल 266 आर्टिकल 266 का 1, 267 इनके अंदर क्या है, इनकी बातें दी गई है, यस और नो। और दोस्तों क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है उसको क्या है, सारे प्रकार के जितने भी कमाई जो है गवर्नमेंट की वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। कंटिजेंसी फंड दोस्तों एक प्रकार का इमरजेंसी फंड है, राइट। और दोस्तों पब्लिक अकाउंट जो है, पब्लिक अकाउंट जो है गवर्नमेंट के पास है, उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। तो अब अपने को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पूछना है, तो देखिए इट डज नॉट कंप्राइज ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो दोस्तों ये तो मुझे गलत लग रही है, क्यों लग रही है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें तो होती है, जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव करेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो जाएगा ही, राइट। बी नंबर में देखिए दोस्तों, इट इंक्लूड्स लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल इशू करके लोन तो उठाती ही है, तो वो सारा पैसा किस में जाएगा, CFI में। तो ये बात मुझे सही लग रही है। तीसरा देखिए दोस्तों, इट डज़ नॉट इंक्लूड लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट। तो दोस्तों ये चीज़ें भी तो करती है गवर्नमेंट, लोन्स करती है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, राइट। तो ये चीज़ तो भी ये भी गलत है। चौथा है दोस्तों, इट डज़ नॉट इंक्लूड रिसिप्ट्स बाय वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट डज़ नॉट इंक्लूड रिसिप्ट्स बाय वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले गवर्नमेंट ने कोई लोन इशू कर दिया, बाद में उसकी दोस्तों रीपेमेंट गवर्नमेंट को हुई कि भैया गवर्नमेंट के पास क्या है, पेमेंट आई है, पैसा आया है, तो उस केस के अंदर क्या है दोस्तों, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नोट लगा के इसने गलत कर दी। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। अब ये दोस्तों एक क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये सही होगी, और अपनों ने क्या है दूसरे तरीके से भी देख लिया, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी टू विच रेलेवेंट पावर्स में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या मीनिंग है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, या एनी अदर अथॉरिटी, या कोई अलग अथॉरिटी टू विच रेलेवेंट पावर्स में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। जिसको क्या है दोस्तों, किसी और अथॉरिटी को रेलेवेंट पावर्स जो है डेलीगेट कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो एकदम सही बात लग रही है ये तो मुझे, राइट। दूसरा देखिए दोस्तों, CFA इज़ द अथॉरिटी विद इन हुज फाइनेंशियल पावर्स द अमाउंट एट इशू फॉल्स। अब दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक है, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, फाइनेंस का मतलब आ गया, मतलब पैसे की बात आ गई, राइट। तो यहाँ पे भी पैसे की बात कर दी, अमाउंट एट इशू फॉल्स, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो जो क्या है दोस्तों, जिसको रेलेवेंट पावर्स दी है, राइट, उसके अंदर ये नहीं है कि पैसे की बात हो। CFA के दोस्तों पैसे की बात होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट बोथ, रूल नंबर 2 के हिसाब से। इन दोनों की डेफिनेशन जाके देखोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। आगे चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑफिसर हु इज एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर एनी अप्रोप्रिएशन इज नॉन एज। दोस्तों ऐसा ऑफिसर जिसको क्या है, ड्यूटी दे दी गई है, सौंपा गया है, इंटरेस्ट किया गया है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, ताकि वो एक्सपेंडिचर का क्या कर सके दोस्तों, कंट्रोल कर सके उसकी प्रोग्रेस को, जो किसी भी अप्रोप्रिएशन के अंदर है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिंग ऑफिसर। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। डिस्पर्सिंग ऑफिसर का काम क्या है, बिल्स को ड्रॉ करना और उनके गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या है, पेमेंट करना। वो दोस्तों किसका काम है, डिस्पर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि नाम से ही पता चला है, डिस्पर्स करता है, पैसे को डिस्पर्स करता है, राइट। ऑडिट ऑफिसर दोस्तों कौन हो गए, जो ऑडिट का काम करेगा। कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, सेम लग रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, C नंबर आ जाएगा। अकाउंट्स ऑफिसर तो अलग बात हो गई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, C नंबर आ जाएगा आंसर। इसका रूल नंबर 2 के अंदर, डेफिनेशन के अंदर ये बातें दी गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, पिकअप द रॉन्ग वन इन कंटेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फी गिवन इन FR1 वॉल्यूम 1। अब दोस्तों फ़ी की आपने डेफिनेशन अगर अच्छे से पढ़ी है, राइट, आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं दोस्तों, तो इसका आप क्या है जवाब दे सकते हो, राइट। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, रॉन्ग वन, अपने को रॉन्ग निकालना है, ठीक है। तो अपने को सही पता है तो अपने रॉन्ग अपने आप से निकाल लेंगे, राइट। तो इसके अंदर देखिए फ़ी दोस्तों होती क्या है, फ़ी जनरली मैंने आपको बताया था, फ़ी क्या है, एक शुल्क है, ठीक है। दोस्तों फीस आप कब देते हो, जब कोई अगला बंदा मेहनत करता है, राइट। बिना मेहनत में दोस्तों कभी फ़ीस पे नहीं की जाती, यस और नो। तो दोस्तों मेहनत करेंगे तभी तो अपने को क्या मिलेगी, फ़ीस मिलेगी, यस और नो। तो इसके अंदर दोस्तों ऐसी कमाई अपने को नहीं करनी है जो बिना मेहनत की हो,
ठीक है। इसको दोस्तों बिना मेहनत की कमाई को बोलते हैं अनअर्नड इनकम। ठीक है, तो अनअर्नड इनकम दोस्तों अगर किससे होती हो, इट डज नॉट इंक्लूड अनअर्नड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, राइट। तो दोस्तों क्या है, ये बात तो सही है एकदम, अपने को तो रॉन्ग निकालनी है। ठीक है, फ़ी दोस्तों ऐसी होती है जो काम करके आपको पैसा मिलेगा, बिना मेहनत की कमाई से जो है पैसा मिलता है वो फ़ी के अंदर काउंट नहीं होता। ठीक है, तो सेम बात इसके अंदर बोल दी, इट डज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं करता बिना मेहनत की कमाई। कोई प्रॉपर्टी दोस्तों आपने रेंट पे दे दी, वहाँ से कमाई आ रही है। डिविडेंड्स दोस्तों आपने कोई शेयर खरीद ली, उसके डिविडेंड आ रहे हैं। कोई आपका दोस्तों ब्याज पे पैसे दे दिए, राइट, कोई ब्याज सिक्योरिटी से ब्याज आ रहा है, राइट। तो जो बिना मेहनत की कमाई है उसको क्या है, फीस के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एक नंबर बात। दूसरा है दोस्तों, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम लिटरेरी, कल्चरल और आर्टिस्टिक एफर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों कोई लिटरेरी, कोई साहित्य से रिलेटेड, कोई दोस्तों कल्चरल एक्टिविटी से, कोई आर्टिस्टिक एफर्ट आपने किया, कोई आर्टिस्टिक काम किया है, तो उससे जो इनकम आएगी वो भी इंक्लूड नहीं करते, राइट, बशर्ते। लेकिन दोस्तों इसके अंदर शर्त है, इफ़ सच एफर्ट्स आर नॉट एडेड बाय द नॉलेज अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस। लेकिन दोस्तों शर्त क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसने सर्विस में आने के बाद ना सीखी हो। ठीक है, सी पे देखिए, इट मीन्स अ रिकरिंग पेमेंट ओनली टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसके अंदर है रिकरिंग पेमेंट ओनली। अब इसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, रिकरिंग तथा नॉन रिकरिंग पेमेंट दोनों आएगा इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, मेरा रॉन्ग हो गया। इट मीन्स अ रिकरिंग पेमेंट, इसका मतलब है सही क्या होना था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है कि फ़ी के अंदर जो पेमेंट होती है वो फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। ठीक है, फ़ी के अंदर दोस्तों जो पेमेंट होगी अदर देन CFI होगी। फ़ी के अंदर दोस्तों जो पेमेंट होगी वो अदर देन CFI होगी। फ़ी जब भी दिखे दोस्तों आपको क्या लगना चाहिए, अदर देन CFI, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दोस्तों रॉन्ग वन तो अपने को मिल गया, डी भी देख लेते हैं एक बार, वो सही होगा डी नंबर देखिए दोस्तों, इट डज नॉट मैटर वेदर द पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडिएरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सही बात है एकदम, फीस के अंदर अपनों ने पढ़ी थी, राइट। तो इसके अंदर आ गया फ़ी कवर्स बोथ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग लगा देता तो वो बात सही हो जाती, लेकिन इसके लिए दोस्तों गलत है, राइट। अगला देखिए दोस्तों 8 नंबर में क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, फ़ी मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ़ी के अंदर दोस्तों क्या इंक्लूड किया जाएगा, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट। ठीक है, ये बात तो सही है एकदम, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को फ्रॉम अ सोर्स अदर देन CFI। फ़ी का दोस्तों जब भी नाम आएगा अदर देन CFI आपको याद रखना है। फ़ी का नाम दोस्तों जब भी आएगा, फ़ी का नाम अदर देन CFI, फ़ी का नाम अदर देन CFI, फ़ी का नाम अदर देन CFI, राइट। ऐसे ही इसको याद रखना है। फ़ी दोस्तों F दिखे, जब भी F दिख जाए तो इसके आगे अदर लगा दो, अदर देन CFI। ठीक है, तो एकदम सही बात है ये तो, कि भैया नॉन रिकरिंग और रिकरिंग पेमेंट को इंक्लूड करता है, और इसके साथ साथ ये कहाँ से होनी चाहिए, अदर देन CFI से होनी चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो भी फंड होगा वहाँ से हो सकती है। सेकंड है, फ़ी डज नॉट इंक्लूड अनअर्नड इनकम। ठीक है, तो दोस्तों फ़ी के अंदर क्या है, बिना मेहनत की वाली कमाई को इंक्लूड नहीं किया जाता। फ़ी के अंदर आपको इंक्लूड करवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बात भी एकदम सही है। फ़ी इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम द लिटरेरी efforts added by the knowledge acquired by the government servant in the course of his her service which statement is correct। ठीक है, तो फ़ी के अंदर दोस्तों क्या है, लिटरेरी जो एफर्ट्स ऐड किए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट ने जॉब में आने के बाद, तो इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, इसको क्या है फ़ी के अंदर काउंट नहीं करा जाता। यस और नो, तो इसके अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है, राइट। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, राइट, फ़ी एक बार और रिवाइज हो गया। आगे चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। नवा देखिए दोस्तों, फ़ी मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन। दोस्तों सोर्स कौन सा होता है अदर देन, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड या नन ऑफ दीज, राइट। तो अभी उन्होंने पढ़ा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। अब दोस्तों अगला जो सवाल है वो ऑनोरेरियम पे है। ठीक है, खुद से दोस्तों एक बार इसको सॉल्व करिएगा, राइट। PDF से देख के दोस्तों ये सवाल देख सकते हो आप,
ये और नो। तो आज का वीडियो दोस्तों यही रैप करता हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।